सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीमर्स कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की पी ब्लॉक केमिस्ट्री। और पी ब्लॉक में सब कुछ सीक्वेंस वाइज करेंगे, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। क्योंकि सीक्वेंस वाइज करोगे ना तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। एक बार मैं बता दूंगा तो 7-8 घंटे की वीडियो बन जाएगी, फिर आप उसको देखोगे नहीं और फिर मजा नहीं आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक में ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो खुद का ऐप है मार्क्स अप, हमारा जो खुद का ऐप है मार्क्स अप, उस पर एक प्यारा सा क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है नीट 2021 के लिए, जिसका नाम है सिग्मा स्टार पीसीबी क्रैश कोर्स। ये जो क्रैश कोर्स है वो बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा। मतलब अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है तो वो 0% से अपना प्रिपरेशन 100% तक ले जा सकता है। और मजे की बात क्या है कि इसका जो प्राइस है बहुत बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया है ओनली ₹2497, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ₹2500। ये बैच जो है हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 16/5 से, लेकिन अगर आप अभी भी लेते हो ये कोर्स आपके लिए अभी भी अवेलेबल है। तो जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं वो आपको ऐप पर अवेलेबल मिल जाएंगी, तो आप अपना बैकलॉग उससे क्लियर कर सकते हो देखकर। ठीक है, यहाँ पे मजे की बात और क्या है कि हमारे नितेश देवनानी सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। हमारे अजय यशपाल सर जो बंसर क्लासेज को एचओडी रह चुके हैं, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमारे प्यारे से रोहित अग्रवाल सर क्या पढ़ाएंगे, आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। और हमारे पोखू सर, सॉरी मतलब विपिन सर, विपिन शर्मा सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मजा आ जाएगा भाई। और सबसे मजे की बात क्या है कि अगर आप 600 प्लस स्कोर लाते हो तो ये जो भी फीस आप पे कर रहे हो ना, वो फीस सारी की सारी आपको वापस हो जाएगी, सारी की सारी वापस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अगर अभी तक आप ये मतलब नहीं लिए हो अगर कोर्स और लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द ले लो, ज्यादा लेट मत करो, क्योंकि आपको इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, आपको फ्री में इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा, वीकली डाउट सेशंस मिलेंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा, सारा सारा सिर्फ और सिर्फ इसी क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो नहीं लिए हो तो जल्दी ले लो। और सर कैसे लेना है जरा ये बता दो। तो आप जाओ गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर खोलो और मार्क्स अप लर्निंग ऐप सर्च करो। जैसे ही मार्क्स अप लर्निंग ऐप सर्च करोगे, खोलोगे तो ये आपको मिल जाएगा हमारा ऐप। इसको इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करते हैं एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन मांगेगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और जैसे ही ऐप को खोलोगे तो आपको फ्रंट पेज पे ही हमारा ₹2497 का प्यारा सा आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। इस पे क्लिक करना और फिर इसको परचेस कर लेना भाई, लेट मत करो। अगर लेना है तो जल्दी ले लो, तो मजा आ जाएगा भाई, एकदम फैंटास्टिक एकदम क्रैश कोर्स होने वाला है, एकदम फैंटास्टिक। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि लास्ट ईयर मैंने इसी चैनल ओजोन क्लासेस पर एक फिजिक्स का क्रैश कोर्स करवाया था, जिसमें क्लास 11th की हर एक चैप्टर, क्लास 12th की हर एक चैप्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया था। तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो नीट 2021 के लिए भी। देखो यहाँ पे वेक्टर्स, मोशन इन वन डायमेंशन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेमीकंडक्टर, सब कुछ मैंने करवा दिया था। ठीक है, चलो तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हमारा क्लास 12th का पी ब्लॉक में आता है। और मजे की बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि पूरे पी ब्लॉक से 5 क्वेश्चन मिनिमम आएगा, मतलब 20 मार्क्स। और ये जो मैं लेक्चर करवाने वाला हूं वो प्योरली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इस चीज का ध्यान रखना। जेई मेंस या फिर जेई एडवांस वाले बच्चे इसको ना देखें, क्योंकि ये उनके लिए यूजफुल नहीं होगा। मतलब यूजफुल तो होगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी। तो अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी पढ़ाऊंगा वो सब इसी लेक्चर में से होगा, यकीन मान। ठीक है, मैं जो जो अंडरलाइन करूंगा, जो जो हाईलाइट करूंगा, जो जो बोलूंगा और जो जो लिख के समझाऊंगा उतने नोट्स में डाल लेना। अब जैसे मान लो ये पूरा पैराग्राफ है, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है। जो जो अंडरलाइन करूंगा, जो जो हाईलाइट करूंगा, जो जो बोलूंगा मुंह से और जो जो लिखूंगा, सब कुछ नोट्स में डाल लेना। यकीन मानो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं बता दूंगा, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि पी ब्लॉक इतना बड़ा है तो कितना पढ़े नीट के लिए। तो मैं सब कुछ इसमें बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको बता दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स, उसके बाद ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, फिर हमारा पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, चलो अगर ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 में हम लोग को 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ के बारे में। इसमें अगर हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो हमारा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो होता है
नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो होता है वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जो बिस्मुथ होता है वो एक मेटल होता है, और जो आर्सेनिक एंड एंटीमनी होता है वो मेटेलॉइड्स होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में जो आर्सेनिक और एंटीमनी होता है वो क्या होता है, मेटालाइट्स होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है, स्टार मार्कर लिख लेना। और मजे की बात क्या है कि जो हमारा नाइट्रोजन है दैट इज N2, जो हमारा गैस एटमॉस्फेयर में जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है बाई वॉल्यूम 78%। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो भाई कि बताओ कि एयर में नाइट्रोजन गैस कितना होता है, तो वो 78% होता है। और अर्थ क्रस्ट में ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन है वो दो कंपाउंड के फॉर्म में मेनली पाया जाता है, एक चाइल्ड साल्ट पिटर और एक इंडियन साल्ट पिटर। एग्जाम में आपसे कभी भी यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछेगा कि बताओ चाइल्ड साल्ट पिटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सोडियम नाइट्रेट दैट इज NaNO3। क्या चाइल्ड साल्ट पिटर को क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। और इंडियन साल्ट पिटर को क्या बोलते हैं, इंडियन साल्ट पिटर को बोलते हैं पोटासियम नाइट्रेट दैट इज KNO3। तो ये दोनों चीजें याद रखना कि चाइल्ड साल्ट पिटर किसको बोलते हैं और इंडियन साल्ट पिटर किसको बोलते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2NP3 होता है। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की ही बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3 3 4 5 हाँ 7, बिल्कुल सही, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। S2P3 देखो S2P3, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हुआ 2s2 2p3 हुआ। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जो s ऑर्बिटल्स है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो और यहाँ भरा हुआ है। इसमें जो p ऑर्बिटल्स है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और यहाँ पे भरा कितना हुआ है 3 भरा हुआ है, मतलब ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जो भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और जो फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है भाई, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेना। देखो जैसे ये पूरा पैराग्राफ नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने जो लैंग्वेज में समझा है बस उसको नोट्स में डाल लो, काफी है। चलो अब अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो डाई एटॉमिक गैस होता है। डाई एटॉमिक मतलब सर, डाई एटॉमिक मतलब कि N2 गैस, मतलब नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं इसमें, ठीक है। और मजे की बात क्या है कि इसमें जो नाइट्रोजन होता है ना वही सिर्फ गैस फॉर्म में पाया जाता है नेचुरली, लेकिन बाकी जितने भी होते हैं जैसे फास्फोरस एंटीमनी बिस्मुथ वो सभी क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं भाई। क्या होते हैं तुम्हारे, सॉलिड्स होते हैं। अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी बिस्मुथ इसमें, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट मेनली डिपेंड करता है किसी भी एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी बिस्मुथ आर्सेनिक ऐसे जाते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन हो गया, देखो फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी बिस्मुथ हो गया, तो तुम देखोगे कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टॉप टू बॉटम क्या करता है, टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं पाया जाता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में एक्सेप्शन पाया जाता है, आप इसको ये याद रखना है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी एटॉमिक साइज पे ही डिपेंड करता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ते जाती है और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते जाता है वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़नी चाहिए। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में कुछ एक डिसऑर्डर देखा गया। होता क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरक आर्सेनिक जहां तक तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन उसके बाद एंटीमनी और बिस्मुथ का क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब देखो बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरा लेक्चर देखना है तो हर एक लेक्चर देखो, नहीं देखना है तो कुछ भी मत देखो। देखता हूं कि भाई 20-20 हजार बच्चे देख रहे हैं मेरे, मतलब लेक्चर्स देख रहे हैं, लेकिन जब पुशअप सीरीज आता है तो भाई 2000-3000 बच्चे देख रहे हैं। तो भाई वो 2000 जो बच्चे देख रहे हैं ना, प्रिपरेशन सही मायने में बस उन्हीं की हो रही है। आप पुशअप सीरीज अगर छोड़ दे रहे हो तो भाई इसमें तुम्हारा घाटा है। हर लेक्चर में आपको समझाता हूं कि देखना तो हर एक लेक्चर देखो, नहीं तो कुछ भी मत देखो। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि बिस्मुथ और एंटीमनी का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करती है। तो ये याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है यहां तक इंक्रीज करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आर्सेन सॉरी एंटीमनी और बिस्मुथ का डिक्रीज कर जाता है। तो इसको अपने नोट्स में डाल लेना कि बॉइलिंग पॉइंट्स इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट
मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मुथ। ठीक है, और मजे की बात क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रॉपी की बात करूं, मतलब कि एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने की बात करूं, तो नाइट्रोजन के अलावा एक्सेप्ट नाइट्रोजन जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो सभी इलेक्ट्रॉपी शो करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि ग्रुप 15 का कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉपी शो नहीं करता, तो वो नाइट्रोजन है। सर ये इलेक्ट्रॉपी क्या होता है? अरे बाप सर, अरे भाई मैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स में आपको पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं देखे हो तो इसमें तुम्हारा घाटा है भाई, मैं बार बार यहाँ आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो अब जैसे इतना बड़ा ये है तुम्हारा पूरा पैराग्राफ नोट करने की जरूरत नहीं है, जो बोलूंगा मुंह से, जो लिखूंगा, जो हाईलाइट करूंगा, जो अंडरलाइन करूंगा, बस उतना डाल लेना। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉमनली, मतलब ज्यादातर वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो होता है -3 +3 एंड +5। ठीक है, इसको नोट कर लो। और मजे की बात क्या है कि इसमें जो ग्रुप 15 एलिमेंट में बिस्मुथ होता है ना, जो बिस्मुथ होता है वो +5 स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड बनाता है। वो कौन सा कंपाउंड है? BiF5। द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड B5 कंपाउंड इज BiF5। बिस्मुथ ऐसा कौन सा कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है? तो BiF5 बनाता है। क्या बनाता है? BiF5 बनाता है। इंपॉर्टेंट है। और जो नाइट्रोजन होता है ना भाई, वो +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और नाइट्रोजन जब भी +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर होता है तो वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दिखाने की क्षमता रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि बताओ नाइट्रोजन कहां से कहां ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मौजूद हो तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दिखा सकता है। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन। भाई अब सर ये केमिकल रिएक्शन हमको याद रखना है कि नहीं याद रखना? नहीं याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो केमिकल रिएक्शन याद करने की जरूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगा भाई, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा अब नाइट्रोजन की बात करें। ग्रुप 15 एलिमेंट में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन जो है उसकी मैं बात करूं, और मैं बात करूं कि इसको कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो कोवैलेंसी मतलब क्या होता है कि कितने ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, वही होती है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ए एलिमेंट। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3। तो देखो यहाँ पे s ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे p ऑर्बिटल्स हैं बस। तो s में कितना ऑर्बिटल होता है? 1 होता है। p में कितना होता है? 3 होता है। मतलब 3 और +1 मतलब 4 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं। तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है नाइट्रोजन की? 4 हो सकती है। सो नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, क्योंकि इनके पास बस s और p ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन इसके नीचे जाओगे ना भाई, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मुथ और आर्सेनिक, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, उसमें d ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं। तो अगर d ऑर्बिटल्स आ गए तो ज्यादा ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग के लिए क्या है? अवेलेबल है, तो वो ज्यादा बॉन्ड्स बना सकते हैं। इसका मतलब क्या कि उसकी कोवैलेंसी 4 से भी ज्यादा हो सकती है। इसीलिए जो इसके हेवियर एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, मतलब ज्यादा भारी है, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स भी होते हैं और वो अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। समझे बच्चों? तो इतना देखो, ये सब अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन किया, ये किया, ये किया, ये किया, और जो जो बोला बस नोट्स में डाल लो। जो जो अंडरलाइन नहीं किया उसको नोट्स में डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो बार बार रिवाइंड करो और बार बार देख लो। ठीक है, ऐसे पढ़ो, अरे बोलो झमाझम, बोलो झमाझम। ठीक है, बहुत आसान है भाई, नाइट्रोजन फैमिली ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस आप लोगों को पता नहीं होता है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। चलो अब कुछ देखते हैं नाइट्रोजन के एनोनिमस बिहेवियर के बारे में। मतलब कि नाइट्रोजन जो होता है उसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं बाकी ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। वो क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। ठीक है, चलो। नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। जाहिर सी बात है, ग्रुप 15 एलिमेंट का सबसे पहला एलिमेंट है ये, तो इसका साइज सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा। और अगर साइज स्मॉल होगा तो सर ने पीरियोडिक टेबल में बताया था कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होगी ग्रुप 15 एलिमेंट में। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब क्या कि उसकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और मजे की बात क्या है कि अभी अभी सर आपने बताया कि इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, और d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है तो क्या वो d
पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता है। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स ही बनाता है। क्या बनाता है? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स ही बना सकता है। पी पाई मतलब क्या हुआ? पाई मतलब पाई बॉन्ड बना सकता है, पी और पी मतलब क्या? पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के वजह से बना सकता है। और मजे की बात क्या है कि जो नाइट्रोजन होता है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है विद अ ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है N2 फॉर्म में, और वो कैसा होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही हाई होती है, क्योंकि 3 बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है इन बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है। लेकिन मजे की बात क्या करें कि अगर किसी तरह हम लोग N सिंगल बॉन्ड N ये बना पाए, तो ये जो बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी वो बहुत ही कम होती है इन कंपेरिजन टू पीपी सिंगल बॉन्ड, एस एस सिंगल बॉन्ड एंड एसबी सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी पी सिंगल बॉन्ड पी, एस सिंगल बॉन्ड एस से ज्यादा होती है, लेकिन एन सिंगल बॉन्ड एन की जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है वो पी सिंगल बॉन्ड पी और एस सिंगल बॉन्ड एस से कम होती है। ठीक है, क्या होती है? कम होती है। इस चीज को याद रखना। N bond is weaker than the single PP bond because of high inter-electronic repulsion of the non-bonding electron। देखो N सिंगल बॉन्ड N जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है? लोन पेयर्स होते हैं। तो ये लोन पेयर्स मतलब क्या कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन बहुत भयानक होता है। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर भागना चाहते हैं। दूर भागना चाहते हैं तो भाई आपस में खुद पहले से लड़ाई है, तुम और एनर्जी दोगे तो आसानी से वो अलग हो जाएंगे। इसलिए N सिंगल बॉन्ड N जो होता है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है भाई। ठीक है, और जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं, जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं, उसमें डी ऑर्बिटल्स होता है, इसलिए वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, और वो डी पाई बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है। तो जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डी पाई बॉन्ड बनाते हैं, और जिनके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। समझ में आया बच्चों? बढ़ते हैं आगे। और थोड़ी प्यास लग गई है यार, आता हूं थोड़ा पानी पी के। ग्लास तो मैंने इधर ही रखा था कहीं, ग्लास, चलो थोड़ा पानी पी लूं। अब पढ़ेंगे हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। चलो, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां से कम कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात ही छोड़ दो। बहुत सारा पॉइंट तो इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं आपको कवर कर दूंगा इसमें। ठीक है ना? चलो देखो, जितने भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं वो सभी हाइड्राइड्स बनाते हैं। उस हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है EH3। मतलब क्या? देखो NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो ऑर्डर की बात करेंगे वो हम लोग बेसिसिटी की बात करेंगे। बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है ना? अच्छा, बेसिसिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है कि इसमें सब पे लोन पेयर है, NH3 ऐसा होता है। ठीक है, तो NH3 पे भी लोन पेयर है, PH3 पे भी लोन पेयर, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो जो जितने ज्यादा आसान तरीके से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अब हम लोग नाइट्रोजन से जब बिस्मुथ की तरफ जाते हैं तो होता क्या है? हमारा साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ता है। तो सब पे लोन पेयर तो है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और सब पे वही लोन पेयर है, तो साइज के बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो घट जाती है वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से, क्योंकि अब ज्यादा स्पेस में वो लोन पेयर है। तो अब उस लोन पेयर को डोनेट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, और जो अगर लोन पेयर को ज्यादा डोनेट करना मुश्किल होगा तो उसकी बेसिसिटी उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे बेसिसिटी कम होती है। तो इसलिए ये ऑर्डर होगा तुम्हारे बेसिसिटी का। ठीक है, अब इन्हीं सब कंपाउंड्स में ऑर्डर पूछता है किसका? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। होता क्या है कि जितना ज्यादा तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारी क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट होती है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन देखा गया कि जो NH3 होता है, जो NH3 होता है
नाइट्रोजन के छोटे साइज की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो PH3 और AsH3 से ज्यादा होती है, लेकिन SbH3 और BiH3 से कम होती है। ठीक है, मतलब मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो NH3 है, जो NH3 है, देखो सबसे ज्यादा BiH3 का होगा बॉइलिंग पॉइंट, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है। फिर किसका होगा? SbH3 का होगा। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद NH3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद किसका होगा? AsH3 का होगा। ठीक है, उसके बाद किसका होगा? PH3 का होगा। सही लिखा है ना मैंने? ये मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा हुआ NH3 का, PH3 और AsH3 से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही। PH3 का AsH3 का PH3 से ज्यादा होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। तो ये ऑर्डर होगा तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, मतलब मैंने तुमको ये क्या बताया, यहाँ पे बताया क्या है? मैंने तुमको ये बताया है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती है। लेकिन ये एक्सेप्शन यहाँ पे देखा गया कि जो NH3 होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जिसके वजह से एक एक्सेप्शन देखा गया कि जो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो PH3 और AsH3 से ज्यादा होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होगा तुम्हारे हाइड्राइड्स का। अब अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर मास पे ही डिपेंड करता है, लेकिन इसमें एक अलग एक्सेप्शन देखा गया कि जो नाइट्रोजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाईएस्ट होती है भाई। क्या होती है? हाईएस्ट होती है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा ना भाई, मेल्टिंग पॉइंट का, वो क्या होगा? BiH3, SbH3, AsH3 और ये तुम्हारा क्या हो गया? NH3, सॉरी 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 PH3, और सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का होगा। ये किसका ज्यादा होगा? NH3 होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर और ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर नोट कर लेना भाई, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन और ये आपसे पूछा जाता है भाई। BiH3, SB, AS, PH3 और ये NH3, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हो गया, बेसिसिटी ऑर्डर हो गया, और मेल्टिंग पॉइंट हो गया। एक थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसी में आपसे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछा जाता है कि मतलब थर्मली इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखो जैसे जैसे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नाइट्रोजन से बिस्मुथ पे, तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी तो वो इस हाइड्रोजन को कम तेजी से पकड़ के रख पाएगा भाई, और कम तेजी से पकड़ के रख पाएगा तो हाइड्रोजन जो H3 जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, उसको तोड़ के निकालना ज्यादा आसान होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये जो बेसिसिटी का ऑर्डर है ना भाई, जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वही इसके थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर होगा। देखो मैंने कितना कुछ बोला है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं है। तो जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, सबके बेसिस पे नोट्स बना लेना, नहीं तो इसमें तुम्हारा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, आप बोलोगे सर हम तो आपके प्यारे से और बहुत ही नन्हे मुन्ने स्टूडेंट हैं, हम तो सब कुछ नोट्स में डाल लेते हैं। सर बोलो झमाझम। ठीक है, बोर नहीं होना चाहिए भाई। बोर हो रहे हो तो पॉज करो, जाओ पानी पियो, बिस्किट खाओ, दोबारा आओ, फिर रिज्यूम करो, उसके बाद देखना स्टार्ट कर दो। सिंपल, पढ़ाई बोरिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसका ऑर्डर होता है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलो, तो ये सारे तुम्हारे ऑर्डर्स हो गए। ये सारे ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। देखो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेनली या तो E2O3 बनाएंगे या फिर E2O5 बनाएंगे। यहाँ पे E क्या है? कोई भी ग्रुप 15 एलिमेंट। जैसे अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन रख के देखूं तो वो N2O3 भी बना सकता है, वो N2O5 भी बना सकता है। मेनली वो यही बनाता है, या तो E2O3 बनाएगा या तो फिर वो E2O5 बनाएगा। ठीक है, और मजे की बात क्या है कि जो द ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली एसिडिक, दैट ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी, एम्फोटेरिक एंड दोज ऑफ बिस्मुथ प्रीडोमिनेंटली बेसिक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बताओ जो N2O3 है एंड जो P2O3 है, ठीक है, वो एसिडिक होता है, एम्फोटेरिक होता है कि बेसिक होता है? तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड हुए E2O3 फॉर्म में, वो क्या होंगे? प्योरली एसिडिक होंगे। क्या होंगे वो? प्योरली एसिडिक होंगे। और अगर E2O3 फॉर्म में ऑक्साइड होगा आर्सेनिक एंड एंटीमनी का, मतलब AS2O3 रहेगा या फिर Sb2O3 रहेगा, तो वो क्या होंगे?
एम्फोटेरिक होंगे। नोट्स में डाल लेना भाई, नोट्स में डाल लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामिनेशन में। बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस के बारे में कि हैलोजेंस से वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर कोई भी ग्रुप 15 का एलिमेंट अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे मतलब फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो वो क्या बनाता है, EX3 बनाएगा या फिर वो EX5 बनाएगा, EX3 बनाएगा या फिर EX5 बनाएगा। और मजे की बात क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो पेंटा हेलाइड नहीं बना सकता है। मतलब क्या कि Ni5 नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। अभी सर ने बताया क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं भाई, नहीं होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं मजे की बात करूं अगर मैं मजे की बात करूं कि अगर नाइट्रोजन EX3 बनाता है, जैसे मान लो तुम्हारा Ni3 बना दिया, तुम्हारा NF3 बना दिया यहाँ पे, तो जो भी EX3 फॉर्म में जो हाइलाइट्स बनेंगे, जो नाइट्रोजन बनाएगा, उसमें सभी अनस्टेबल होते हैं, सिर्फ एक स्टेबल होता है, वो होता है NF3। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है कि नाइट्रोजन का कौन सा ट्राई हेलाइट स्टेबल होता है, वो क्या होता है, वो NF3 होता है। बाकी जो भी ट्राई हेलाइट्स होते हैं, मतलब EX3 फॉर्म में जो नाइट्रोजन बनाता है, वो सभी अनस्टेबल होते हैं, वो सभी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नोन टू बी स्टेबल। ट्राइहेलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट इन नेचर। और बाकी जो भी ट्राइहेलाइड्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स बनाते हैं वो सभी कोवैलेंट इन नेचर होते हैं एक्सेप्ट BiF3। ये तुम्हारा क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है कि बताओ ग्रुप 15 एलिमेंट का ऐसा कौन सा ट्राइहेलाइड है जो कि कोवैलेंट नहीं होता है, जो कि प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है। तो वो कौन सा होता है, BiF3। देखो जो मैं बोल रहा हूं सब कुछ नोट्स में डालना, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, जो अंडरलाइन कर रहा हूं, उसमें जो कुछ भी छोड़ दिया ना भाई, तो तुम्हारा घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम्हारा घाटा हो जाएगा भाई। चलो अब ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, देखो तुमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि मैं दोनों एक्सप्लेन कर चुका हूं कि PH3 का लोअर बॉइलिंग पॉइंट NH3 से क्यों होता है, क्योंकि NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन पेंटाहाइलाइड नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी बस 4 होती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग देखेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में, दैट इज N2 के बारे में। प्रॉपर्टीज में बहुत इंपॉर्टेंट है डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, HNO3 की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसके प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट करेक्ट। तो प्रॉपर्टी जो जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। चलो देखो नाइट्रोजन की बात करें तो कॉमर्शियली मतलब इंडस्ट्री में हम लोग इसको लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर से ऑब्टेन करते हैं। मतलब लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जब एयर करते हैं तो वहां से हमको डाइनाइट्रोजन मिल सकता है। अगर हम लोग लैबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और लेते हैं सोडियम नाइट्राइड, और जब इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमको N2 गैस फटाक से मिल जाता है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो कॉमर्शियली डाइनाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से, ठीक है। और लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इस रिएक्शन से। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है ना। और मजे की बात क्या है कि अगर मैं अमोनियम डाइक्रोमेट का, ये देखो ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर दूं, मतलब इसको हीट दे दूं, तो हमको मिलता है N2, मतलब डाइनाइट्रोजन मिल जाता है H2O एंड Cr2O3। भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि पूछो मत। इसमें कितने बार पूछा जा चुका है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट गिव्स, ऑप्शन में रहेगा N2 H2O Cr2O3 और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस में आप टिक मार देना। और आपको बहुत ज्यादा अगर प्योर फॉर्म में डाइनाइट्रोजन चाहिए तो आप सोडियम या बैरियम एजाइड को क्या कर दो, हीट मार दो, तो आपको N2 गैस मिल जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको दिया रहेगा और ये रिएक्शन आपको टिक मारना पड़ेगा भाई। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को नोट्स में डाल लो और ये रिएक्शन याद कर लो फटाक से, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बातें में। प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो अगर डाइनाइट्रोजन को टेस्ट करोगे तो इसका कोई टेस्ट नहीं आता है भाई, क्योंकि डाइनाइट्रोजन एयर में पाया जाता है। अगर एयर में पाया जाता है डाइनाइट्रोजन तो उस टेस्ट होता
तो कुछ ना कुछ जीभा पे पता चलता ना भाई। अगर ये टॉक्सिक होता तो अभी तक हम लोग मर जाते, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये पाया जाता है। तो ये नॉन टॉक्सिक होता है, टेस्टलेस होता है। और एयर में क्या आपको नाइट्रोजन दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। तो अगर आपको दिखाई नहीं देता है भाई, अगर आपको ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो इस कलरलेस भी हुआ। तो डाई नाइट्रोजन जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और नॉन टॉक्सिक होता है। और मजे की बात क्या है, इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, N14 एंड N15। नाइट्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? N14 एंड N15। और वाटर में ये बहुत कम सोलुबल होता है। डाई नाइट्रोजन इज वेरी लो सोलुबल इन वाटर। और मजे की बात क्या है कि अगर रूम टेम्परेचर पे डाई नाइट्रोजन को रख दो, दैट इज N2 गैस को रख दो, तो वो टोटली इनर्ट होता है भाई, मतलब रिएक्शन करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी N ट्रिपल बॉन्ड N की बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन अगर मजे की बात क्या है, अगर आप इसको हायर टेम्परेचर पे ले जाओ, मतलब कि अगर रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रख जाओ, तो ये कुछ मेटल से रिएक्ट कर जाता है और तुम्हारा क्या बनाता है? ये तुम्हारा बनाता है नाइट्राइट्स। क्या बनाता है तुम्हारे पास? नाइट्राइट्स बनाता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि Li और Mg के साथ जब N2 रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पे, बस रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा ही नहीं, तो क्या बनाएगा? Li3n बनाएगा और Mg3n2 बनाएगा, Mg3n2 बनाएगा। और मजे की बात क्या है कि जो तुम्हारा डाई नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर पे। जब तुम इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाओगे ना, तभी N2 एंड O2 रिएक्ट करते हैं। ये एक बार आ चुका है जेईई मेंस में क्वेश्चन, डाई नाइट्रोजन कंबाइंस विद डाई ऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये सही है कि गलत है? सही है। क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा? नहीं होगा, ठीक है। और रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NO बनाएगा, ठीक है, NO बनाएगा। और मजे की बात क्या है कि जो N2 है वो H2 के साथ रिएक्शन भी करता है और क्या हमारा बना देता है? NH3 बना देता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आगे जाऊंगा तो बताऊंगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपको याद रखना है और क्या आपको समझना है, ठीक है। नोट्स में डाल लिए भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। एक एक लाइन से क्वेश्चन उठ के आएगा भाई, नीट का एग्जाम आएगा तुम देखना, पूरा खोल के रख दूंगा कि देखो ये मैं बोला हूं और ये आपको नोट्स में डलवाया हूं और यहां से देखो क्वेश्चन आया है, देख लेना भाई, ठीक है। इसलिए जो बोल रहा हूं बस उसको आंख बंद करके अच्छे से देखते जाओ। चलो अब देखते हैं हम लोग अमोनिया के बारे में, दैट इज NH3 के बारे में। जो अमोनिया है वो स्मॉल क्वांटिटी में एयर में भी पाया जाता है और सॉइल में भी पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा जो यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है NH4 2CO3। और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये टूट जाता है NH3H2O and CO2 में और हमको NH3 मिल जाता है। सर क्या ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? अमोनिया जो है वो लार्ज स्केल पे हैबर्स प्रोसेस के द्वारा पाया जाता है। हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग नाइट्रोजन को H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमको मिल जाता है अमोनिया। और ये जो गैस होता है वो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि अब देखो डेल एच की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। डेल एच की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। और इसमें जो कंडीशंस होने चाहिए ना भाई अमोनिया बनाने के लिए, मतलब ये रिएक्शन करवाने के लिए, वो जो होने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो याद रखना होगा। उसके लिए प्रेशर होना चाहिए तुम्हारा कितना? 200 ATM। प्रेशर क्या, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लगभग 700 केल्विन। और कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा तुमको इस रिएक्शन को करवाने के लिए, क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो होता है। इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग। कौन कौन से? आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ K2O एंड Al2O3। इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये जो तुम्हारे रिएक्शन कंडीशंस है इस हैबर्स प्रोसेस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बनेगा कि लार्ज स्केल पे अमोनिया कौन सा प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है? हैबर्स प्रोसेस से। इसके कंडीशंस मैंने बता ही दिए और ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब अमोनिया के प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो अमोनिया डाइनाइट्रोजन की तरह ही कलरलेस गैस होता है, लेकिन ये ऑर्डरलेस नहीं होता है, इसका पंजेंट ऑर्डर होता है। क्या होता है? पंजेंट ऑर्डर होता है। क्या होता है? पंजेंट ऑर्डर होता है। और सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जो अमोनिया होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है भाई, पार्टिसिपेट कर सकता है। और डाइनाइट्रोजन तो बहुत ही लो सोलुबल होता है वाटर में, लेकिन जो अमोनिया गैस होता है वो बहुत आसान तरीके से H2O के साथ घुल जाता है। सो अमोनिया गैस इज हाईली सोलुबल इन वाटर, हाईली सोलुबल इन वाटर। लेकिन अगर तुम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, मतलब इसको पानी में डालते हो, तो वो वीकली बेसिक होता है। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
OH माइनस आयन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जहां भी OH माइनस आयन बस बन रहा है ना, तो वो वीकली बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो ये पूछा जाता है कि बताओ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन। और क्या वो हाईली सोल्युबल होता है वाटर में? हाँ, अमोनिया हाईली सोल्युबल होता है वाटर में, होता है वाटर में। ठीक है भाई, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस कट करके यहाँ पे डाल दिया है। देखो क्या पढ़ना है ना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रुप 15 एलिमेंट से, पी ब्लॉक से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है भाई। जेई एडवांस के लिए तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन जेई मेंस के लिए भी लगभग लगभग कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिलेक्टिव होकर पढ़ना रहता है। उतना पढ़ लोगे तो एकदम फटाक से और सटाक से क्वेश्चन उड़ा दोगे। ठीक है ना भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो अब NH3 के मतलब अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन जो होता है उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर के होने की वजह से वो क्या कैसा बिहेव करता है, लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। और हमारे पास जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 107.8 डिग्री होता है। और इसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल होता है। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा भाई। और मजे की बात क्या कि ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है, और डोनेट करने के वजह से ये कुछ कॉम्प्लेक्स बना पाता है। और ये सारे कॉम्प्लेक्स आपको याद करने हैं, ठीक है ना, सारे कॉम्प्लेक्स आपको याद करने हैं। जब अमोनिया Cu2 प्लस के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है CuNH3 2 प्लस, और इसका कलर आपको याद रखना है कि ये डीप ब्लू कलर का होता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पता है क्या बनेगा कि Cu2 प्लस जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसका स्ट्रक्चर उसका फॉर्मूला क्या होता है और वो किस कलर का होता है। ठीक है, जब AgCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो कंपाउंड कौन सा बनता है और वो कलर क्या होता है, कलर कैसा होता है, वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में डाल लेना। और जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, सबके बेसिस पे नोट्स बना लेना। और देखो ये जो तुम्हारा डायग्राम है ना भाई, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन बनाया सकता है। ये हैबर्स प्रोसेस है। हैबर्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, हैबर्स प्रोसेस में हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते थे सूटेबल कंडीशन देके। देखो यहाँ पे 700 केल्विन का तुम्हारा टेम्परेचर दिया गया है, कैटलिस्ट भी तुम्हारा यूज किया गया है, और यहाँ पे सफिशियंट प्रेशर भी दिया गया है। तो ये सारे कंडीशंस दे दी गई हैं, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ अंदर डाल दिया गया है। तो हमको लास्ट में क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे लिक्विड NH3 मिल जा रहा है। तो इस डायग्राम से क्वेश्चन क्या आएगा कि यहाँ बताओ प्रेशर कितना होना चाहिए, यहाँ कौन सा कैटलिस्ट चूज करते हैं, और यहाँ पे कौन कौन सा गैस डालते हैं, और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, तो यहाँ हमको मिलता है लिक्विड NH3 मिलता है। तो ये डायग्राम बना देगा, यहाँ XYZ ये सब लिखा रहेगा, ऑप्शन में दे देगा और बोल देगा बताओ भाई कि ये XYZ सब क्या है। तो ऐसे से क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, सब कुछ नोट्स में डाल लेना और बढ़ते हैं आगे। और हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। देखो N2O की बात करें तो क्या आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ। या मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको नहीं सिखाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में क्या बनता है, आपको दे देगा N2O5 और बोलेगा बताओ कि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, N2O3 में नाइट्रोजन का निकालता हूँ तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2x - 6 = 0 हो गया, तो x = +3, तो +3 तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। यहां आपको नई चीज क्या याद रखनी है कि आपको यही याद रखना है कि इसमें से कलरलेस कौन कौन सा होता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि N2O कलरलेस है, ये NO भी कलरलेस है। ठीक है, और तुम्हारा क्या हो गया, N2O4 भी कलरलेस है, N2O5 भी कलरलेस है। और इसमें से न्यूट्रल कौन कौन से हैं, न्यूट्रल है तुम्हारा N2O एंड NO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है कि कौन से ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के न्यूट्रल होते हैं भाई, तो तुम्हारा होता है N2O एंड NO। ठीक है, और कौन कौन से एसिडिक होते हैं, देखो ये दोनों न्यूट्रल है, बाकी सारे एसिडिक है। देखो ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, और ये भी एसिडिक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि N2O एंड NO जो ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के वो न्यूट्रल होते हैं, और बाकी जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नोट कर लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आपको NO2 का कलर भी याद रखना है कि जो NO2 गैस होता है वो कैसा होता है, वो ब्राउन होता है। क्या होता है, ब्राउन होता है। इसमें रिएक्शन कौन कौन सा याद रखना है, देखो आपसे क्या पूछेगा कि जब NH4NO3 को हम लोग हीट करेंगे तो बताओ कौन सा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनेगा, तो N2O बनेगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा सब बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये इंपॉर्टेंट है। जब NO और N2O4 का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो कौन सा हमको ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा? N2O3। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग PbNO3 को हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको तीन तीन चीज मिलेगी। वो जो तीनों प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो याद रखना है। NO2 मिलेगा, PbO मिलेगा, O2 मिलेगा। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा सब कुछ बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, आपको फिर ये रिएक्शन पूछेगा, अगर हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड को जब हम लोग P4O10 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा N2O5। क्वेश्चन देखो ऐसे भी बन सकता है कि जब हम लोग PbNO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमको कोई ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा। वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन किस कलर का होगा और वो कैसा होगा? तो ब्राउन कलर का होगा और वो एसिडिक होगा। ठीक है भाई। और इसका जो जनरल नेम है वो भी याद करें ना कि N2O को हम लोग डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, NO को हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, N2O3 को डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है। डाई नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड N2O4 को बोलते हैं और डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड किसको बोलते हैं? N2O5 को बोलते हैं। तो ये जो नाम है ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो इस टेबल से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया भाई। चलो बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं थोड़ा इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्या सर हमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके याद रखने हैं? क्या नहीं, आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर याद है इसका नहीं रखना है, कोई जरूरी नहीं। आपको क्या याद रखना है कि जो N2O3 होता है उसका स्ट्रक्चर प्लानर होता है, उसका स्ट्रक्चर प्लानर होता है। जो NO2 होता है वो कैसा होता है? वो एंगुलर होता है। जो N2O होता है वो होता है लीनियर। ठीक है। इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या बनता है कि बताओ ऐसा कौन सा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है जो कि लीनियर शेप का होता है? तो वो होता है तुम्हारा N2O। बहुत इंपॉर्टेंट। एंड NO2 कैसा होता है? एंगुलर शेप का होता है। सर ये स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा? सर ये बता दो। तो आपको प्लेनर तो आपको याद रखना पड़ेगा N2O3 का, लेकिन NO2 और N2O का आप निकाल सकते हो। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था कि कैसे स्ट्रक्चर निकालते हैं, कैसे से पता लगाया जाता है। तो मैं दोबारा यहाँ नहीं बताऊंगा, आपके प्रैक्टिस के लिए आप दोबारा निकाल के देखो और कमेंट में बताओ कि आ रहा है कि नहीं, N2O का लीनियर आ रहा है कि नहीं और NO2 का एंगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। और आप यहाँ ध्यान से देखो कि जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है सबके क्या है? दो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि बताओ कि N2O का शेप कैसा होता है? लीनियर होता है। N2O3 प्लानर होता है कि नॉन प्लानर होता है? प्लानर होता है भाई। ठीक है, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं आगे, बस इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है। और मजे की बात क्या है कि देखो यहाँ पे N2O4 जो है और जो N2O5 है वो भी प्लानर होते हैं, वो भी प्लानर होते हैं भाई, वो भी प्लानर होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट्रोजन का ऐसा कोई भी ऑक्साइड नहीं है जो कि नॉन प्लानर हो, सभी के सभी प्लानर होते हैं या फिर लीनियर होते हैं या फिर एंगुलर होते हैं। और N2O5 में भाई इसका स्ट्रक्चर पूछता है, N2O5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस स्ट्रक्चर को बढ़िया से देख लेना। आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन N2O5, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड इसमें होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और N2O5 में NON जो एंगल होता है वो कितना होता है? 112 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। अच्छा, अब NO2 डाइमराइज क्यों करता है? डाइमराइज कोई भी कंपाउंड तभी करता है जब वो ज्यादा स्टेबल होना चाहता है। अगर कोई भी तुम्हारे पास कंपाउंड है और उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कोई दूसरा कंपाउंड है तुम्हारे पास उसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना भाई वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, हम लोग जब मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो उसमें पेयरिंग अप हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो डाइमराइजेशन हमेशा तब होता है जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि NO2 में ऑड नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? नाइट्रोजन के पास 5 प्लस 6 इंटू 2 ऑक्सीजन के, मतलब 6 2 12 प्लस 17, मतलब इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये डाइमराइज करके किस फॉर्म में चल जाता है? N2O4 में चल जाता है। मतलब क्या कि N2O4 के साथ ये इक्विलिब्रियम में रहता है, कोई एक फॉर्म एग्जिस्ट करता है नहीं है एट द सेम टाइम, ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। अब N2O4 में निकाल के देखो, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसलिए वो NO2 से N2O4 में चेंज होते रहता है भाई, इसलिए NO2 डाइमराइज करता है। तो NO2 की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि NO2 डाइमराइज करता है कि नहीं? हाँ करता है। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एंगुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, NO2 एंगुलर होता है और ये लीनियर होता है, ये आप निकाल के देखो। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने सिखाया है आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे निट्रिक एसिड के बारे में, दैट इज HNO3 के बारे में।
ठीक है। हालांकि नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। ऑक्सो एसिड क्या होता है, बाप रे बाप, अरे मैं ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। देखना तो भाई प्लीज 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 हर एक लेक्चर देखना, आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स बहुत ही इंटरलिंक्ड होते हैं। आप एक नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत होगा, भाई बोलोगे सर ये चीज यहाँ नहीं पढ़ा है, ये चीज यहाँ नहीं पढ़ा है। अरे भाई कोई चीज हर किसी ना किसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कोई पार्टिकुलर चीज मैं ग्रुप 14 में पढ़ा दिया हूं, तो उसको मैं दोबारा यहाँ ग्रुप 15 में नहीं पढ़ाऊंगा। कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट मैं ग्रुप 13 में पढ़ा चुका हूं, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा भाई। ठीक है, तो देखो तो पूरा सीरीज देखो, बकैती मत मारो कि बस 2 गो देख लिए और 4 गो नहीं देखे। अरे भाई सब देखो तुम्हारे फायदे के लिए। ये नहीं बोलता कि मेरे ही लेक्चर देखो, यूट्यूब पे जिस टीचर का आपको लेक्चर पसंद आता हो उस टीचर का लेक्चर देखो, लेकिन इस टाइम पे बस पढ़ाई करो, बकैती मत मारो। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सो एसिड्स बनाता है, और हमको सिर्फ एक ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, क्या हो गया भाई पेन को, किसके बारे में पढ़ना है, HNO3, दैट इज हमको पढ़ना है निट्रिक एसिड के बारे में। हाइपोनाइट्रस एसिड बनाता है वो ऑक्सो एसिड्स में, और नाइट्रस एसिड बनाता है, और निट्रिक एसिड बनाता है। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, इंपॉर्टेंट है। और हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है H2N2O2। ये BCEC के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, मैंने दिया था BCEC का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे बच्चे निकले बोले बाप रे बाप आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था, और मैं निकला और आइसक्रीम खाया बढ़िया से एकदम, बोला रे भाई ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हम तो आपके स्टूडेंट है, हमने भी नोट कर लिया, और अगर नीट में आता है तो फटाक से और सटाक से 4 नंबर लेके आ जाएंगे। और भाई एक स्टूडेंट का नाम याद आ गया, रचना तिवारी। क्या स्टूडेंट है भाई, क्लास मतलब मेरा फिजिक्स का हर एक लेक्चर लास्ट ईयर का, मेरा फिजिकल केमिस्ट्री, मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक लेक्चर लास्ट ईयर का उसने देखा है, और इनऑर्गेनिक भी पूरा देख रही है भाई। मतलब इतना ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट, और भी है रचना तिवारी, और भी है, मतलब हर एक वीडियो पे कमेंट सब कुछ, मतलब उसकी एक्टिविटी दिखती है यार कि हाँ सी इज अवेलेबल ऑन द चैनल, सी इज डूइंग स्टडी, मजा आ जाता है भाई। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी एक नाम अचानक से याद आ गया तो मैं नाम ले लिया, रचना तिवारी। कमेंट्स में सबके पढ़ता हूँ भाई, ठीक, सबके पढ़ता हूँ कमेंट्स, छोड़ता नहीं हूँ किसी को भी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेबोरेटरी में निट्रिक ऑक्साइड दैट इज HNO3 कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं NaNO3 ले लेंगे, या फिर हम लोग KNO3 भी ले सकते हैं, और हम लोग इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमको मिल जाता है HNO3। लेबोरेटरी में ये प्रिपरेशन किया जाता है, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को लिख लेना। और मजे की बात क्या है कि लार्ज स्केल में हम लोग अमोनिया बनाते थे हैबर्स प्रोसेस से, और लार्ज स्केल में निट्रिक एसिड बनाई जाती है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितने बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि बताओ कि जो तुम्हारा अमोनिया है वो लार्ज स्केल पे कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है, हैबर्स प्रोसेस से, और जो निट्रिक एसिड है वो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो किसके लिए, निट्रिक एसिड के लिए, दैट इज HNO3 के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इस ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के जितने भी रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रिएक्शन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग अमोनिया को लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, PTRS गेज कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो हमको मिल जाता है NO एंड H2O, और जब हमको ये NO मिलता है उसको फिर हम लोग रिएक्शन दोबारा ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं और हमको मिल जाता है NO2, और फिर जो ये NO2 हमको मिलता है और करवाते रिएक्शन H2O के साथ, और फाइनली हमको मिल जाता है ये HNO3। और ये HNO3 हमको एक्वस फॉर्म में मिलता है, मतलब इसमें मॉइस्चर होता है, पानी के साथ घुला होता है, पानी के साथ घुमा होता है। इस NO को हम लोग निकाल देते हैं, और ये जो HNO3 मिलता है वो बाई मास हमको 68% प्योर मिलता है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन 98% तक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 के साथ इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से जो भी हमको HNO3 मिलता है वो बाई मास कितना परसेंट मिलता है, वो 68% प्योर मिलता है, और अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको 98% तक प्योर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाते हैं। और ऑस्टवाल्ड प्रोसेस का ये जो तीनों रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑसवाल्ड प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट का यूज करते हैं? पीटीआरएस कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ऑसवाल्ड प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ निट्रिक एसिड, HNO3 के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाइपोनाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2N2O2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और हम लोग देखते हैं HNO3 का स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो HNO3 का तुम्हारा ये प्लानर स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन प्लानर नहीं होता है। क्या होता है? प्लानर स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले ये नोट कर लेना कि गैसियस स्टेट में जो HNO3 होता है, इट एग्जिस्ट एज अ प्लानर मॉलिक्यूल, इट एग्जिस्ट एज अ प्लानर मॉलिक्यूल। और इसमें देखो जो ONO बॉन्ड एंगल होता है वो 130 डिग्री होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और जो HON बॉन्ड एंगल होता है वो 102 डिग्री होता है। कितना होता है? 102 डिग्री होता है। और ये तीनों बॉन्ड लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना कि देखो ये तीनों बॉन्ड लेंथ अनइक्वल है, मतलब डिफरेंट है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि बताओ HNO3 प्लानर है? हाँ प्लानर है। ठीक है, प्लानर स्ट्रक्चर होता है? हाँ प्लानर स्ट्रक्चर होता है। ONO बॉन्ड एंगल कितना होता है? 130 डिग्री होता है। क्या तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं? नहीं, बॉन्ड लेंथ तीनों इक्वल नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और मजे की बात क्या है कि HNO3 भी कलरलेस होता है डायनाइट्रोजन की तरह, और ये कलरलेस लिक्विड होता है भाई, कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.504 होती है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है HNO3 की? 1.504 होती है, 1.504 होती है। एंड HNO3 H2SO4 की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि जब इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको H3O प्लस आयन मिलता है। और जहां भी H प्लस आयन हुआ तो वो एसिड तो होगा, इतना तो समझ में हमको आ जाता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये हमको एक्सपेरिमेंट से पता चला। और मजे की बात क्या है कि जो निट्रिक एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड, it is a strong oxidizing agent and attacks most metals except noble gas such as gold and aluminum। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, आपके प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी दिया रहेगा, इट इज ए प्लानर मॉलिक्यूल, सही है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, सही है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ये भी सही है। इट अटैक्स गोल्ड एंड प्लैटिनम, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये गोल्ड एंड प्लैटिनम को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब देखो भाई, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और उसको ऑक्सीडाइज करता है, तो भाई वो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो ये 4 रिएक्शन दिए एनसीईआरटी में वो इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार लो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन बचा होगा जिसमें ये 4 रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आया हो। ये चारों रिएक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, और मैं बताता हूं कि यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे HNO3 डाइल्यूट लिया गया है, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड लिया गया है। यहाँ भी HNO3 डाइल्यूट लिया गया है, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड लिया गया है। ठीक है, यहाँ कॉपर के साथ दोनों के साथ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे जिंक के साथ रिएक्शन हो रहा है। अगर HNO3 का रिएक्शन तुम डाइल्यूट फॉर्म में कॉपर के साथ करोगे और HNO3 का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कॉपर के साथ करोगे तो प्रोडक्ट्स अलग अलग मिलते हैं, ये खासियत होती है HNO3 की। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में HNO3 का रिएक्शन Cu के साथ करवाए या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म HNO3 का रिएक्शन Zn के साथ करवाए तो हमको हमेशा NO2 गैस ही मिलेगा। देखो NO2 गैस ही मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है भाई कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ Cu के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिलता है? तो NO2 मिलता है। चाहे तुम Cu कॉपर के साथ या जिंक के साथ रिएक्शन करवाओ, अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले रहे हो तो तुमको हमेशा क्या मिलेगा? NO2 मिलेगा। तुमको क्या मिलेगा? हमेशा NO2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम डाइल्यूट HNO3 ले रहे हो तो कॉपर और जिंक के साथ अलग अलग तुमको ऑक्साइड मिलते हैं, कॉपर और जिंक के साथ तुमको अलग अलग ऑक्साइड मिलते हैं। अगर तुम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाओगे डाइल्यूट HNO3 के साथ तो तुमको NO मिलेगा, और अगर तुम जिंक के साथ कराओगे डाइल्यूट HNO3 का तो तुमको क्या मिलेगा? N2O मिलेगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, जैसे मैं याद करता था। आपके पास कोई बेटर मेथड है तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। देखो अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लूंगा तो चाहे वो कॉपर के साथ रिएक्शन कराओ या Zn के साथ कराओ तो कौन सा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा? हमेशा NO2 ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं डाइल्यूट HNO3 लेता हूं तो कॉपर के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो हमको NO मिलेगा, हमको NO मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं Zn के साथ करवाऊं तो हमको N2O मिलेगा। तो मैं कैसे याद करता था? देखो मैं कैसे याद करता था, डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट मतलब मैं क्या समझता था? कम, कमजोर।
ठीक है। और डाइल्यूट का मतलब मैं कमजोर समझ रहा हूं, ये भी कमजोर है, यहां भी डाइल्यूट है तो यहां भी कमजोर है, ठीक है। अच्छा, और जेड से मैं याद करता था यहां जेब्रा, और सी से मैं यहां पे याद करता था कैट। ये मेरा तरीका था, तुम अपने खुद से तरीका बना सकते हो। कैट छोटा होता है और जेब्रा बड़ा होता है, तो मैं ये तो याद कर लिया था कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉपर होता है, जिंक हो NO2 बनेगा, ठीक है। अब मैं ये याद कर लिया था कि NO2 बनेगा, ठीक है, और डाइल्यूट के साथ या तो NO बनता है या फिर N2O बनता है। इसमें ही मैं भूल जाता था कि कॉपर के साथ क्या होता था और जिंक के साथ क्या होता था। तो NO बनेगा या N2O बनेगा, ये आप याद कर लो, ठीक है ना। अच्छा, Cu मतलब कैट, कैट छोटा होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो ये ज्यादा बड़ा है और ये ज्यादा छोटा, ये कम छोटा है, ठीक है ना। ये ज्यादा बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो सी से कैट हो गया, कैट छोटा होता है तो NO बनेगा। जेड से जेब्रा होता है, जेब्रा बड़ा होता है कैट से, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो तो N2O बनेगा। मैं इस तरीके से याद रखता था कि NO2 तो बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हमेशा, ठीक है, और बाकी या तो NO बनेगा या फिर N2O बनेगा, ठीक है। सी से कैट होता है, कैट छोटा होता है तो NO बन गया, टिक मार दिए, ठीक है। जेड से जेब्रा, जेब्रा बड़ा होता है तो हम क्या मार दिए, N2O मार दिए। ये टिक मारने को आपको आगा कि कौन सा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और तो और आपसे ये भी पूछा जाता है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि जिंक के साथ हम लोग कितना नाइट्रोजन निट्रिक ऑक्साइड लेते हैं, तो 10, और यहाँ पे जिंक के साथ 4, यहाँ कॉपर के साथ 8, यहाँ कॉपर के साथ 4। तो आपको अगर मन हो ये पूरा रिएक्शन याद कर लेना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये पूरा रिएक्शन अपने कॉपी में नोट कर लो। लेकिन आज तक पूरे रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आया है, आपको क्या क्वेश्चन आया है वो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बन के निकलता है और कैसे याद करना है, मैंने वो भी बता दिया। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इतना तो आपको याद करना ही है जो मैंने बताया कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कौन सा बनेगा। अगर याद कर सको तो पूरा रिएक्शन भी याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो, अब मजे की बात क्या है कि जो ये HNO3 है वो I2 के साथ, कॉपर के साथ, एसिड के साथ और P4 के साथ स्पेशल रिएक्शन दिखाता है, स्पेशल रिएक्शन दिखाता है। क्या करता है ये जब आयोडीन के साथ ये करता है तो ये आयोडिक एसिड में इसको चेंज कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, आयोडिक एसिड। इसका फॉर्मूला पूछा गया कि आयोडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो HiO3 होता है। जब वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बना देता है। जब वो एसिड के साथ, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है बताओ, H2SO4 बना देता है। और जब P4 के साथ रिएक्ट करता है तो H3PO4 बना देता है। तो सर क्या ये आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बस ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब निट्रिक ऑक्साइड आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो बताओ कौन सा एसिड बनता है, तो आयोडिक एसिड बनता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, HiO3 बनता है, HiO3 बनता है। और कुछ मेटल्स होते हैं जैसे क्रोमियम एंड एल्युमिनियम, वो निट्रिक ऑक्साइड में डिसॉल्व करते ही नहीं है, क्योंकि जब जैसे ही वो HNO3 के कांटेक्ट में आते हैं तो इन मेटल्स के लेयर पे क्या बन जाता है, एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, तो वो फर्दर रिएक्शन रोकता है, इसलिए डिसॉल्व नहीं हो पाता निट्रिक ऑक्साइड में क्रोमियम एंड एल्युमिनियम। भाई ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। जो बोल रहा हूं, जैसे जैसे बोल रहा हूं, जो अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूं उसको अपने नोट्स में डाल लेना, तभी ये आपको चैप्टर इजी लगेगा, नहीं तो भाई आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये टफ है। चलो अब हम पढ़ते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में। ब्राउन रिंग टेस्ट की बात करें तो जेई एडवांस में तो इसके बारे में बहुत पढ़ना है, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत कम पढ़ना है। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या किया जाता है भाई, कि ब्राउन रिंग टेस्ट यूज किया जाता है नाइट्रेट आयन के प्रेजेंस के टेस्ट के लिए, कि किसी भी कंपाउंड में नाइट्रेट आयन है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताओ ब्राउन रिंग टेस्ट किसके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स, दैट इज नाइट्रेट आयन। इसमें होता क्या है कि तुम्हारा कोई भी कंपाउंड है उसमें अगर नाइट्रेट आयन है तो उसका रिएक्शन करवाया जाता है Fe2+ के साथ, और उसमें एसिड डाल दिया जाता है, दैट इज H2SO4 डाल दिया जाता है। उसमें क्या आ जाता है, H+ आ जाता है H2SO4 से, और हमारा बन जाता है NO, हमारा बन जाता है NO। और फिर इस NO का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं इस कंपाउंड से, और हमको एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स मिलता है। और अगर हमको ब्राउन कॉम्प्लेक्स मिल गया वो इस फॉर्मूले का, तो ये इंडिकेट करता है कि उस कंपाउंड में NO3+ आयन है, NO3- आयन है, दैट इज नाइट्रेट आयन है। तो आपसे क्वेश्चन यहां से ये बनता है ब्राउन रिंग टेस्ट से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है वो किसके प्रेजेंस के लिए यूज होता है, नाइट्रेट्स के प्रेजेंस के लिए यूज होता है, दैट इज NO3- आयन के प्रेजेंस के लिए यूज होता है। और इसमें जो
रिएक्शन होता है और फाइनली जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O होल 5NO2+। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना भाई, जरूर याद कर लेना। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है ब्राउन रिंग टेस्ट में, उसका फॉर्मूला क्या है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा और फटाक से आपको टिक मारना रहेगा भाई। तो ये हुआ तुम्हारा नाइट्रोजन के बारे में, जितना आपको पढ़ना था उसके कंपाउंड्स के बारे में। और अब हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस के बारे में। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं फास्फोरस फैमिली के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे फास्फोरस के बारे में। नाइट्रोजन के बारे में पूरा देख लिया और अब देखेंगे फास्फोरस के बारे में। ठीक है, फास्फोरस की अगर हम लोग बात करें तो फास्फोरस बहुत ही ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। आपके सिलेबस में क्या है कि इसके 3 एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में पढ़ना है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाइट फास्फोरस के बारे में। मेनली अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस में, तो हमेशा प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस की बात करें तो ये ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है। मतलब कि व्हाइट फास्फोरस जनरली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और वो ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या, मतलब वहां से लाइट थोड़ी बहुत पास कर सकती है व्हाइट फास्फोरस से। और मजे की बात क्या है कि व्हाइट फास्फोरस बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, मतलब इसको ओपन एयर में आप नहीं रख सकते हो। और ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में वो घुलता तो नहीं है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। ये मजे की बात है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। एंड इट ऑल्सो ग्लोज इन डार्क, मतलब अंधेरे में अगर व्हाइट फास्फोरस को रखोगे तो वो चमकता है। और जो भी चीज चमकती है व्हाइट फास्फोरस डार्क में रखने से, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं, केमिल्यूमिनेसेंस। इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट फास्फोरस ग्लोज इन डार्क, दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज, तो केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, एंड इट ऑल्सो ग्लोज इन डार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसलिए मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूं पूरा कि इट इज पॉइजनस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है, पर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है और डार्क में मतलब अंधेरे में रखने से ये चमकता भी है। और मजे की बात क्या है कि अगर तुम इस व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन NaOH के साथ करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ये बनाता है तुम्हारा फॉस्फिन। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फिन, PH3 को। और तुम्हारा बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फेट। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत बार इससे अलग अलग क्वेश्चन बन चुका है कि व्हाइट फास्फोरस को NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या क्या बनता है, तो फॉस्फिन बनता है एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और इसका नाम भी याद होना चाहिए। और ये जो बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है ये भी निकालने को पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने निकालना सिखाया ही है। अब मजे की बात क्या है कि जो व्हाइट फास्फोरस है उसका फॉर्मूला होता है P4 और व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखो ये जो तुम्हारा फास्फोरस है चारों, वो टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज्ड होते हैं और ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेन। इस एंगुलर स्ट्रेन के होने की वजह से जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो बहुत ही कम स्टेबल होता है और जो चीज कम स्टेबल होता है वो चाहता है कि वो रिएक्ट करके जल्दी ही स्टेबल हो जाए। इसलिए व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा बना देता है P4O10 और इस P4O10 का हमको डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन में रिएक्शन होता है तो बताओ व्हाइट डेंस फ्यूम्स मिलता है, वो कौन से मॉलिक्यूल का होता है, तो वो होता है P4O10। एंगुलर स्ट्रेन P4 मतलब व्हाइट फास्फोरस में कितना होता है, 60 डिग्री होता है, इसलिए वो लेस स्टेबल होता है। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्केप करना नहीं भाई। ठीक है, ये नहीं कि ये बता दिए सर, ये जो बताए हैं उसको तो हम स्केप कर देते हैं ना भाई, ऐसा नहीं करना है। एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ मेरे लेक्चर में इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लेक्चर से एक भी पॉइंट स्केप करने की कोशिश मत करना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और हम लोग पढ़ेंगे रेड फास्फोरस के बारे में। व्हाइट फास्फोरस तो हमको मिल गया, अगर हम लोग उसी व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पे अगर हम लोग हीट कर दे इन इनर्ट एटमॉस्फेयर बहुत दिनों के लिए, एक इनर्ट एटमॉस्फेयर ले, ठीक है, जहां पे सिर्फ व्हाइट फास्फोरस है और 573 केल्विन का टेम्परेचर सेट कर दे और व्हाइट फास्फोरस को कुछ दिनों के लिए हीट करते रहे, तब हमको मिल जाता है रेड फास्फोरस। और ये जो रेड फास्फोरस होता है ना, वो पॉलीमेरिक इन नेचर होता है, मतलब वो पॉलीमर फॉर्म में पाया जाता है, मतलब बहुत लंबे चेन में पाया जाता है। देखो बहुत लंबा चेन है ये,
तो आपको स्ट्रक्चर दे देगा, बोल देगा व्हाइट फास्फोरस है कि रेड फास्फोरस है, तो यह है रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस तो बस इतना ही पाया जाता है, बस इतना ही पाया जाता है। सो रेड फास्फोरस इज पॉलीमरिक इन नेचर, इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात क्या है कि अगर इस रेड फास्फोरस को अगर आप हाई प्रेशर के अंदर हीट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लैक फास्फोरस। मतलब कि आप व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पे हीट करोगे तो रेड फास्फोरस मिलेगा, रेड फास्फोरस को हीट करोगे बहुत हाई प्रेशर में तो आपको क्या मिलेगा, ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। और ये जो रेड फास्फोरस होता है इट हैज आयरन ग्रे लस्टर, इसके पास जो चमक होती है वो आयरन ग्रे की तरह होती है, ठीक है। इट इज ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस एंड इनसोल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अभी आप व्हाइट फास्फोरस में देखे होंगे कि इट इज पॉइजनस, लेकिन रेड फास्फोरस पॉइजनस नहीं होता है, ठीक है। अभी आप देखे होंगे कि वाटर इनसोल्युबल होता है व्हाइट फास्फोरस, पर कार्बन डाइसल्फाइड में वो सोल्युबल होता है, लेकिन रेड फास्फोरस वाटर में भी इनसोल्युबल होता है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसोल्युबल होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रेड फास्फोरस इज नॉट करेक्ट। यही सब मैं अभी सब सीरीज कराऊंगा तो डालूंगा ऑप्शन में, और फटाक से और सटाक से 4 नंबर आपको लेना है, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं। और मजे की बात क्या है कि व्हाइट फास्फोरस को अगर अंधेरे में रखोगे तो वो चमकता है, लेकिन रेड फास्फोरस को रखोगे अंधेरे में तो वो चमकता नहीं है। सो इट डज नॉट ग्लो इन डार्क एंड केमिकली रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। मतलब व्हाइट फास्फोरस तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल तो होता है रेड फास्फोरस भी, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। अब चलो हम लोग रेड फास्फोरस देख लिए, ब्लैक फास्फोरस सॉरी रेड फास्फोरस देख लिए, व्हाइट फास्फोरस देख लिए, अब हम लोग देखेंगे ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस के मेनली 2 फॉर्म्स होते हैं, एक अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड एक बीटा ब्लैक फास्फोरस। जब रेड फास्फोरस को हम लोग हीट करते हैं 803 केल्विन पे तो हमको मिलता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस। क्या मिलता है हमको, अल्फा ब्लैक फास्फोरस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि ब्लैक फास्फोरस के कौन से 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। और जब अगर हम लोग रेड फास्फोरस को हीट कर देंगे 803 केल्विन पे तो अल्फा वाला फॉर्म मिलता है कि बीटा वाला फॉर्म मिलता है, अल्फा वाला फॉर्म मिलता है। और अगर हमको बीटा ब्लैक फास्फोरस चाहिए तो हमको व्हाइट फास्फोरस को हीट करना पड़ेगा 473 केल्विन पे अंडर हाई प्रेशर, तो हमको क्या मिलेगा, बीटा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करना कि जब व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पे हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बीटा ब्लैक, और रेड फास्फोरस को जब 803 केल्विन पे हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है ना। और मजे की बात क्या है कि तुम्हारा जो अल्फा ब्लैक फास्फोरस है इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, मतलब उसको एयर में रख दोगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और जो तुम्हारा बीटा ब्लैक फास्फोरस है उसको आप अगर एयर में 673 केल्विन तक रखोगे तो वो जलता नहीं है, बर्न नहीं करता है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो ये हो गया तुम्हारा फास्फोरस के अलावा ट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे फॉस्फीन के बारे में, दैट इज पीएच3 के बारे में, पीएच3 के बारे में। इसके 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हम लोग कैल्शियम फॉस्फाइड को ले ले, दैट इज CA3P2 को ले ले, और इसका रिएक्शन वाटर या फिर डाइल्यूट HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवा दे तो जो रिएक्शन होता है तो हमको मिलता है फॉस्फीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, आपको CA3P2 प्लस H2O दिया रहेगा और बताया पूछेगा आपसे क्या क्या बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फीन, और इसमें क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फीन बनता है। और मजे की बात क्या है कि लेबोरेटरी में फॉस्फीन कैसे बनाया जाता है, जो भी अभी मैंने व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन बताया कि व्हाइट फास्फोरस लेंगे, NaOH लेंगे, H2O लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फॉस्फीन मिल जाएगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलो अब मजे की बात क्या है कि जब हमारा फॉस्फीन प्योर फॉर्म में होता है तो इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, मतलब जब प्योर फॉर्म में उसको रखा जाता है तो वो नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब खुद से आग नहीं लगता है। बट अगर उसमें कुछ इंप्यूरिटीज होंगे P4 वेपर्स की, मतलब क्या, P4 वेपर्स की, फॉस्फोरस वेपर्स की, तो वो इन्फ्लेमेबल हो जाता है, मतलब जलनशील होता है, वो जल जाता है खुद से, ठीक है ना। अब अगर इन इंप्यूरिटीज को हमको हटाना है फॉस्फीन से, ठीक है, पीएच3 से, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस फॉस्फीन का रिएक्शन करवा देते हैं HI के साथ और हमको मिल जाता है PH4I, और फिर दोबारा से इस PH4I को हम लोग पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमको वापस से क्या मिल जाता है, फॉस्फीन मिल जाता है।
इस तरीके से हमको प्योर पीएच3 मिल जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था कि जब भी अगर पीएच3 तुम्हारा फॉस्फीन जो है वो प्योर फॉर्म में रहे तो इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, उसमें खुद से आग नहीं लगता। लेकिन इसमें अगर P4 वेपर्स, फास्फोरस वेपर्स की अगर इंप्यूरिटीज पाई जाती हैं तो वो इन्फ्लेमेबल हो जाता है। और इन इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पीएच3 को HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो PH4I मिलता है। फिर इसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको प्योर पीएच3 मिल जाता है। अब अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे व्हाइट फास्फोरस बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, वैसे ही तुम्हारा फॉस्फीन भी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। और ये कलरलेस गैस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता, कोई भी कलर नहीं होता। और इसका स्मेल रोटेन फिश स्मेल होता है, ये सड़े हुए मछली की तरह महकता है। सोचो कितना घटिया महकता होगा। और मजे की बात क्या है कि अगर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में रख दोगे ना भाई तो बूम, मतलब फट जाएगा। वो क्या फट जाएगा, फॉस्फीन फट जाएगा। तो इट एक्सप्लोड्स इन कांटेक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वाटर में सोलुबिलिटी की बात करें तो इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, घुलता तो है लेकिन बहुत कम घुलता है, घुलता तो है लेकिन बहुत कम घुलता है। और अगर मैं सोल्यूशन ऑफ पीएच3 इन वाटर, मतलब अगर मैं फॉस्फीन को वाटर में घोल दूं और उसमें लाइट दे दूं, मतलब वहां पे लाइट का प्रेजेंस दे दूं मैं, तो होता क्या है, वो मिल जाता है हमको रेड फास्फोरस एंड H2। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि अगर हम लोग फॉस्फीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दे और यहाँ पे यूवी लाइट दे दे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको रेड फास्फोरस मिलेगा प्लस H2 मिलेगा। ठीक है ना, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। और मजे की बात क्या है कि जो फॉस्फीन होता है वो वीकली बेसिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन इट। क्योंकि पीएच3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NH3 की तरह ही होता है, पिरामिडल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जितना भी अंडरलाइन कर रहा हूं, जितना भी हाईलाइट कर रहा हूं, जितना भी बोल रहा हूं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं भाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग होम्स सिग्नल के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि होम्स सिग्नल्स में कौन से कंपाउंड्स का यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड का हम लोग यूज करते हैं होम्स सिग्नल्स बनाने के लिए। इसमें करते क्या है, हम लोग कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड को एक कंटेनर में लेके एकदम नदी में फेंक देते हैं। ठीक है, नदी में जैसे ही फेंकते हैं तो उस कंटेनर में कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड का जब रिएक्शन होता है तो उसमें जैसे ही जो गैसेस निकलती हैं, ठीक है, तो उसमें एक पीएच3 गैस होता है, उसमें फॉस्फीन गैस होता है। और जो फॉस्फीन गैस होता है वो तुरंत ही जल उठता है, वो तुरंत ही जल उठता है। और जैसे ही वो जलता है सी में, ठीक है, नदी में, तो होता क्या है, वो एक सिग्नल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। मतलब जलने लगा भाई तो हमको पता चल गया कि वहां पे कुछ है, तो वहां पे हमको क्या मिल गया, सिग्नल मिल गया। वो तो कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड आर यूज्ड इन होम्स सिग्नल्स एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन्स। ये पूछा जाता है भाई कि होम सिग्नल्स में कौन से कंपाउंड्स का मिक्सचर नदी में फेंका जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में। अगर हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हमको प्रिपेयर करना है तो हम लोग फास्फोरस लेंगे और Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको PCl3 मिल जाएगा, हमको PCl5 नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है, और अगर हम लोग थाइनाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, के साथ रिएक्शन करवा दे व्हाइट फास्फोरस का, ये क्या था, व्हाइट फास्फोरस था, रेड फास्फोरस नहीं, वो क्या था, व्हाइट फास्फोरस, तो हमको क्या मिलता है, PCl3 मिलता है। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि अगर हम यहाँ पे SO2Cl2 ले लेना तो और व्हाइट फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाए तो हमको PCl3 नहीं मिलता, हमको PCl5 मिलता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिलता है। तो ये याद रखना कि थाइनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं कि SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को याद रखना कि थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या क्या बनेगा, PCl3 बनेगा, SO2 बनेगा एंड H2Cl2 बनेगा। ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन अपने नोट्स में डाल लेना भाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, मजा आना चाहिए, बोलो झमाझम। अब ये PCl3 का स्ट्रक्चर है, अब इसका भी स्ट्रक्चर मैं बताऊं आपको, NH3 की तरह बनता है। ठीक है, चलो केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही चुका हूं आपको। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे हमारे क्या है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। PCl3 की बात करें तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, वो कलरलेस तो होता है लेकिन वो ऑयली नेचर का होता है, मतलब उसको टच करोगे ना तो तेल जैसा फीलिंग आएगा। और अगर तुम PCl3 को वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हो तो तुमको H3PO3 मिलता है एंड HCl मिलता है, मतलब कि वो मॉइस्चर वो वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करता है, मतलब रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है भाई। और अभी आपने देखा कि कैसा शेप होता है उसका,
पिरामिडल शेप होता है। कैसा शेप होता है? पिरामिडल शेप होता है। तो ये याद रखना कि जब PCl3 हाइड्रोलाइज करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो H3PO3 बनाता है, HCl बनाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, जब PCl3 हाइड्रोलाइज करता है वाटर के साथ, तो H3 जो भी कंपाउंड्स बनते हैं HCl के अलावा, उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। तो आपको ये अगर याद होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकाल ही लोगे। अब पढ़ते हैं हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में, दैट इज PCl5। बोलो झमाझम, चलो एक गाना हो जाए। अभी जिंदा हो तो जी लेने दो और नीट क्वालिफाई कर लेने दो। अरे बिल्कुल क्वालिफाई करोगे, बोलोगे झमाझम, ठीक है एकदम। देखोगे क्वेश्चन हुआ ना भाई तो बोलोगे अरे सर ये तो आप पढ़ाए थे। ऐसा क्वेश्चन आएगा नीट के लिए, बस जेई मेंस के लिए नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट है, एकदम डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आएगा, देख लेना। यकीन करो सर पे और अपने प्रिपरेशन, अपने हार्ड वर्क पे, समझे। बार बार बोलता हूं कि कोई भी इंसान अपने सोच की वजह से कमजोर बनता है। सबके पास इनफाइनाइट कैपेबिलिटी से मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं PCl5 के बारे में। अब देखो मजे की बात क्या है कि अगर तुम व्हाइट फास्फोरस के साथ 6Cl2 लेते थे यहाँ पर, तो तुम्हारा PCl3 मिलेगा। लेकिन अगर तुम व्हाइट फास्फोरस से 10Cl2 ले लोगे ना, तो तुमको PCl5 मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि तुम थायनाइल क्लोराइड लोगे, दैट इज SOCl2 लोगे व्हाइट फास्फोरस के साथ, तो तुमको क्या मिलता था? PCl3 मिलेगा। लेकिन अगर तुम व्हाइट फास्फोरस के साथ SO2Cl2 ले लोगे ना भाई, तो तुमको PCl5 मिलेगा एंड SO2 तुमको मिलेगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन में पूछा क्या गया है। SOCl2 के साथ रिएक्शन पूछा गया है कि SO2Cl2 के साथ रिएक्शन पूछा गया है। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि SOCl2 का नाम क्या होता है? SOCl2 का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है? थायोनाइल क्लोराइड। पता चला कि P4 का रिएक्शन पूछ दिया थायोनाइल क्लोराइड के साथ, और यही नहीं याद आ रहा है भाई कि थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर ने बताया है, लिख के आना, टिक मार के ना, 4 नंबर सटाक और पटाक से लेके आना, ठीक है ना भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो ये PCl5 के बारे में इतना हो गया। और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें हम लोग, तो PCl5 क्या होता है? एलोइस व्हाइट पाउडर होता है, एलोइस व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है ना। और ये येलो कलर का तो होता ही है व्हाइट पाउडर के फॉर्म में। और अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज करवाते हो, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो PCl5 का, तो तुमको क्या मिलता है? POCl3 एंड HCl मिलता है। और ये जो तुम्हारा POCl3 बनाना भाई, वो दोबारा H2O के साथ रिएक्ट करता है और H3PO4 एंड HCl बना देता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर तुम PCl3 का हाइड्रोलाइज करवाते थे तो फाइनली H3PO3 बनता था, और यहाँ पे तुम PCl5 का हाइड्रोलाइज करवाओगे तो यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? H3PO4 बनेगा। इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि PCl5 को जब H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H3PO4 बनता है, जब PCl3 का करवाते हैं हाइड्रोलाइज, मतलब H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H3PO3 बनता है। तो इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन। और मजे की बात क्या है कि आप PCl5 को हीट कर दोगे ना भाई, बस तो होता क्या है कि बहुत तेज हीटिंग करने की वजह से ये PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और अगर तुम Ag और SN के साथ रिएक्शन करवा दोगे PCl5 का, तो तुमको PCl3 वापस से मिल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और ये तो हाइड्रोलाइज वाले रिएक्शन तो दोनों बताए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और बढ़ते हैं आगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो 0.75x में देखो, 4 बार रिवाइंड करके देखो, 5 बार रिवाइंड करके देखो। अरे बोलो सर हम तो आपके स्टूडेंट है, क्यों बार बार बोलते हो सर, क्यों इतनी तकलीफ करते हो? हमको तो पता है सर कैसे पढ़ना, लोग फटाक से सटाक सब कुछ उड़ा देंगे सर। इस बार गर्दा गर्दा करेंगे, इस बार गर्दा गर्दा करेंगे, ठीक है। कोई भी हार नहीं मानना भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। और अगर PCl5 की हम लोग बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है, और मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया भी है, लेकिन फिर भी अगर मैं रिपीट कर दूं तो गैसियस और लिक्विड फेज में इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। और मजे की बात क्या है कि ये जो तीनों बॉन्ड होते हैं, ये तीनों बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहलाते हैं, और इनका बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। और ये दोनों जो बॉन्ड होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, और इनका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होता है। देखो ये 240 pm है और ये 202 pm है। तो एक्सियल बॉन्ड्स ज्यादा लॉन्गर होते हैं इन कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन केस ऑफ PCl5। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, लेकिन गैसियस और सॉलिड लिक्विड स्टेट के अलावा हम लोग बात करें, मतलब सॉलिड स्टेट की बात करें तो ये जो PCl5 है, इट एग्जिस्ट एज एन आयनिक सॉलिड।
ठीक है। और आयनिक सॉलिड किस फॉर्म में होता है, PCl4 प्लस PCl6 माइनस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि बताओ सॉलिड स्टेट में जो PCl5 आयनिक सॉलिड का एग्जिस्ट करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। और उसमें जो PCl4 प्लस है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और जो PCl6 माइनस होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ये आराम से आप निकाल सकते हो, कैसे, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, देखो कौन से हाइब्रिडाइजेशन से ये मैच कर रहा है, तो टेट्राहेड्रल शेप और ऑक्टाहेड्रल शेप आपको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब क्या, H2O। तो सर ने अभी बताया कि ये रिएक्शन आपको याद रखना है, PCl3 का जब रिएक्शन H2O के साथ होता है तो आपको H3PO3 और HCl मिलता है, और कहीं भी आपको HCl मिल गया ना भाई तो आपको फ्यूम्स नजर आते हैं। ये HCl के ही फ्यूम्स होते हैं जब हम लोग PCl3 का हाइड्रोलाइज करते हैं, जब हम लोग PCl3 को मॉइस्चर में रखते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है कौन से स्टेट में, गैसियस लिक्विड फेज में, सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड होता है जिसमें कि PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल, और ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा ग्रेटर होते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स में जो रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर्स में वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये आपने कहां पढ़ा होगा, डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भाई। और अब हम लोग देखेंगे फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के बारे में। और ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो ना, क्योंकि जिस ईयर में मैंने जेईई मेंस दिया था उस ईयर में क्वेश्चन आया था कि बताओ कि जो तुम्हारा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अब लो भाई, नमोए नहीं याद है कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कहां निकालेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, नेम एंड इसका फॉर्मूला। क्योंकि आपसे जब भी पूछेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को ही पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ही पूछेगा। आपसे क्या बोलेगा, फॉस्फोनिक एसिड है उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, पायरोफॉस्फोरस एसिड है उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो भाई फॉर्मूला याद रहेगा तब ना निकालोगे। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनका ये सारा नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे पूछेगा आपसे कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में बताओ कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, हमको तो याद है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का क्या होता है, H3PO4 होता है। तो H3PO4 में फास्फोरस का आपसे पूछेगा तो ऑक्सीजन का -2 होता है, H का +1 होता है, तो +3 + x - 8 = 0। तो x = तुम्हारा कितना आ गया, 8 - 3 मतलब +5 आ गया। देखो यहाँ पे +5 है तुम्हारा। तो आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा, लेकिन आपको नमोआ याद होना चाहिए भाई। तो ये सारे नाम और ये सारे फॉर्मूले 10 बार लिखना, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये नहीं याद रखना है आपको इस टेबल में, और ये आपको नहीं याद रखना। ठीक है, समझ में आया। और कैसे क्वेश्चन आएगा मैंने ये भी बता दिया। अब इसमें मैं क्या बताऊं भाई, इसमें मैं एक्सप्लेन क्या करूं, बता ही दिया कि ये सारे आपको नाम याद रखने होंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट का आपसे पूछा जाएगा कैसे निकालते हैं, और फास्फोरस का क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं रिडॉक्स में बता ही चुका हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट स्लाइड जो है वो तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो नहीं भाई, मतलब हर साल किसी ना किसी एग्जामिनेशन में तो आना ही आना क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारा स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, सारा स्ट्रक्चर। अभी मैंने नाम तो सब याद करवा ही दिया कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड किसको बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 को बोलते हैं, तो H3PO3 तो नाम तो मैंने सब याद करवा ही दिया तुम आपको कि नाम आपको याद करना ही है। ये सारे स्ट्रक्चर जो दिए हैं वो भी आपको याद रखना है, सारे स्ट्रक्चर आपको 10 बार जितना बार एकदम बना के रिवाइज कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये जितने भी स्ट्रक्चर आप स्केप नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे स्ट्रक्चर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है ना, उसमें कितने OH बॉन्ड्स हैं, आपको ये बताना है। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का तो पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला मैंने याद करवा दिया S4P2O7। अब जब तक इसका स्ट्रक्चर नहीं याद होगा तो अब बिना स्ट्रक्चर बना आप कैसे बता सकते हो कि इसमें OH बॉन्ड्स 4 हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे ये क्वेश्चन बोल देगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन्स POP बॉन्ड। ऑप्शन में रहेगा H3PO4, S4P2O7, H3PO3, H3PO2।
तो आप इसमें देख सकते हो कि पीओपी बॉन्ड बस इसी में है, तो आपको उसको टिक मारना पड़ेगा। तो आपको स्ट्रक्चर वाइज याद होना चाहिए ना भाई। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टेंट टू पीएच बॉन्ड्स, टू पीएच बॉन्ड्स। तो आपको रहेगा ऑप्शन में H3PO2, H3PO3, H3PO4, ठीक है, और H4P2O7। तो भाई 2 पीएच बॉन्ड्स किस में है, देखो ये है और ये है, तो स्ट्रक्चर वाइज याद होना चाहिए ना भाई। तो नाम तो याद होना ही चाहिए, उसका फॉर्मूला भी और स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको दे देगा कि यहाँ पे बताओ पीओपी बॉन्ड होता है कि नहीं SPO3 होल 3 में, तो बिल्कुल होता है, देखो पीओपी बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये चारों तो याद होने ही चाहिए मुंह पे, ये मतलब मैं आपको बोलूं कि H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाओ तो फटाक से आपको तुरंत बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से इतने तरीके से क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है, कि पीओपी बॉन्ड किसमें है, पीओएच बॉन्ड्स H4P2O7 में कितना है, ठीक है ना। पीएच बॉन्ड्स, 2 पीएच बॉन्ड्स कौन से मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, H3PO2 में पाया जाएगा कि H3PO3 में पाया जाएगा, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा आप स्ट्रक्चर नोट कर लो अपने कॉपी में, ठीक है। अब देखो ऑक्सो एसिड्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो H3PO3 है दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, अगर आप उसको हीट कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H3PO4 एंड PS3 में। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि जब H3PO3 को हीट करते हैं तो तुमको क्या मिलता है, तो तुमको मिलता है H3PO4 दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को याद कर लेना, ठीक है, इस रिएक्शन को याद कर लेना, इस रिएक्शन को याद कर लेना। और मजे की बात क्या है कि अगर हम H3PO2 का रिएक्शन करवाए AgNO3 के साथ, तो ये AgNO3 को रिड्यूस कर देता है Ag में, दैट इज अपने मेटालिक सिल्वर फॉर्म में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि AgNO3 के साथ किसका रिएक्शन करवाएंगे ताकि वो उसके मेटालिक सिल्वर फॉर्म में उसको रिड्यूस कर दे, तो H3PO2 का रिएक्शन करवाएंगे। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा जो भी दिया हुआ ऐसे दिया हुआ है, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने सब कुछ बोल के ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जो जो बोलता हूँ, जो जो लिखता हूँ, सबके बेसिस पे नोट्स बनाना, ठीक है। जो बोल रहा हूँ वो छूट जाए तो क्या करना है, दोबारा रिवाइंड करना है, 0.75x में कर लेना और दोबारा देखना है और नोट कर लेना है। अब मजे की बात क्या है ना भाई, अब मजे की बात क्या है कि जो H3PO3 होता है उसकी बेसिसिटी 2 होती है, और जो H3PO4 होता है उसकी बेसिसिटी ट्राई बेसिक होती है, मतलब बेसिसिटी उसके 3 होती है। कैसे पता चला, मजे की बात क्या होता है ना भाई कि ये जो तुम्हारा जो फास्फोरस के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन लिंक्ड होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, मतलब कि आप इसको निकाल नहीं सकते हो और वो H+ फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता इजिली। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना वही आयनाइजेबल होता है, और वही बेसिसिटी में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। बेसिसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, मतलब तुम कितना H+ आयंस निकाल सकते हो वो होती है बेसिसिटी। जैसे अगर हम लोग H3PO3 की बात करें तो डाई बेसिक होता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है ना वही H+ रिप्लेसेबल होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है और डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा है, ये फास्फोरस के साथ जुड़ा है, और फास्फोरस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसकी वजह से H को बहुत तेजी से पकड़ के रखता है और उसको रिप्लेस नहीं होने देता, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होगा वही बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। वैसे इसकी बेसिसिटी देखो, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, H3PO2 में कितनी हुई, 1 हुई। ये क्या है, आयनाइजेबल है क्या, नहीं, आयनाइजेबल नहीं है, तो ये बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। वैसे इसमें देखो H3PO4 में देखो ये तीनों हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से देखो यहाँ पे लिंक है, ये क्या हुआ, ट्राई बेसिक हुआ, मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 3 हुई बेसिसिटी। यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम्हारा जो H3PO4 होता है वो ट्राई बेसिक होता है, तो H3PO3 होता है वो क्या होता है, वो डाई बेसिक होता है। तो H3PO3 आपका डाई बेसिक हो गया और आपका H3PO4 क्या हो गया, ट्राई बेसिक हो गया। ये हुआ आपका नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट। यकीन मानो अगर आप ये लेक्चर देख लेते हो तो आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, मेरा पुशअप सीरीज देखना है और बस नोट्स रिवाइज करते रहना है, और साथ ही साथ क्या बनाना है, पीवाईक्यू बनाना है। पीवाईक्यू तो अभी मत बनाना क्योंकि पी ब्लॉक क्लास 12th में अभी 3 ग्रुप और बचे हुए हैं, ग्रुप 16, 17 और 18, और सारे ग्रुप को इसलिए मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 7-8 घंटे की पूरी वीडियो बन जाएगी, पूरा लेक्चर बन जाएगा, तो उसमें फिर घाटा तुम्हारा होगा भाई, कुछ समझ में नहीं आएगा, छोड़ दोगे।
तो होप कि आपको सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगला लेक्चर हमारा ग्रुप 16 का होगा। अच्छे से नोट्स बना लेना, बकैती मत मारो भाई। 3 से 4 महीने सफिशियंट होता है बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। सबका नीट निकलेगा, बस मेंटालिटी अच्छी रखो, मेहनत करते रहो, एकदम फाड़ दोगे भाई, ठीक है, एकदम फाड़ दोगे। नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना और पुशअप सीरीज जो आएगा उस पुशअप सीरीज में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और सारा क्वेश्चन एकदम गर्दा उड़ा देना भाई, ठीक है। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, ना पसंद आया हो तो प्लीज डिसलाइक कर दो, बताओ क्यों नहीं पसंद आया ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। और अगर चैनल का कंटेंट पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। प्यार मोहब्बत और प्रेम से मेहनत करते रहो, सबको तरक्की मिलेगा और सबको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में ग्रुप 16 एलिमेंट्स में। टाटा बाय बाय।